हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर से और खूबसूरत से टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा देता होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे उसके अंदर उथल पुथल होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। यानी हमारी पृथ्वी के पेट में क्या क्या है, ये सब लोग हम बातें जानेंगे उसके बारे में। क्यों अंदर से लावा निकलता है तो लिक्विड फॉर्म में क्यों निकलता है, उन सभी चीज़ों को लेकर बातें करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लेयर्स आपको दिख रही हैं अर्थ की। ये वाई बिल्कुल ये आउटर लेयर है, उसके अंदर की इनर लेयर है एंड इंटरनल लेयर है, ये बिल्कुल अंदर जाकर क्या स्थिति बनती है, इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। ये वीडियो कौन कौन से एग्जाम के लिए खास होगी आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो आपकी यूपी टेट और रीट जैसी परीक्षा के लिए होगी, सुपर टेट के लिए होगी, यूपीएसआई और कांस्टेबल जैसी परीक्षा के लिए होगी, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और यूपी वीडियो जैसी सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसका स्तर जो होगा बहुत ही शानदार होगा, बहुत बेहतर आपको मैं कराने वाला हूँ, देख ले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना आपको जितना जरूरी है उतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद है। देखिए दोस्तों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के आधार पर या अनुसार हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये ले लिया हमने मार्कर, चल भी रहा है भाई, हाँ चल रहा है, ठीक है। किसके आधार पर? एक रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो उसके अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। यानी पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बात कर डाली। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.54 अरब साल पहले। कितनी साल पहले? कभी कभी तो लगता है कि जैसे जितने भी भौगोलिकविद हैं, जितने भी ये ज्योग्राफर है, हमारे साथ मजाक करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें मान्यता पर आधारित होती हैं। ये अवधारणात्मक विषय है, तो जो जिसने अवधारणा दे दी हमें उस पर जब तक मानना पड़ेगा जब तक कोई नई अवधारणा उससे बेहतर नहीं आती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी यानी अंग्रेजी में जिसको अर्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्थ। और जिसको लातिन भी कहा जाता है, टेरा भी कहा जाता है, सौर मंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व यानी द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, और यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है, मतलब इस पर जीवन पाया गया है। इसकी सतह 71% भाग किससे घिरा है? जल से, और 29% भाग भूमि से घिरा है। कितना भाई? 71% भाग जल से और 29% भाग इसका किससे गिरा है? आपका भूखंड से गिरा है। यानी किससे गिरा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। देखिए, बढ़ो भी आगे। हाँ देखिए, अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए अदृश्य है, पहली बात तो ये जान लीजिएगा। मतलब हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। बहुत से तो ये करें नहीं सर, हमारे यहाँ वो लगा था समरसेबल, हमने नीचे तक की मिट्टी को देखा था। अरे कुछ दूरी तक देख सकते हो, सारा नहीं देख जा सकते। तो ये क्या है? एक अदृश्य पार्ट है। तो यह इसके संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त हो सकती है। अप्रत्यक्ष मतलब इंडिविजुअल तरीके से हम कुछ सोर्सेज को प्राप्त करके पता कर सकते हैं कि हाँ सर वास्तव में क्या है, पृथ्वी अंदर से ऐसी है। इसमें अधिक गहराई तक जा पाना संभव नहीं है, यानी असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके और अथवा कि इसके पदार्थों का एक नमूना प्राप्त कर सके। एक बात आपको बताएं, जैसे पृथ्वी है तो हम लोग जो खड़े हैं ना, हम लोग जो खड़े हैं भैया, यहाँ पर खड़े हैं, बाहर यहाँ पर खड़े हैं। अब देखो पृथ्वी के कोर तक जाना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना तक जाना इट्स इम्पॉसिबल। और तो हम जो पृथ्वी से अंदर से, पृथ्वी के अंदर से आने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं पदार्थों के आधार पर हम ये जान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि हाँ यार ऐसी होती होगी पृथ्वी। ठीक है, जैसे कवि अपने मन में कुछ धारणाएं रख लेता है
केवल ये तय करने के लिए कि हाँ मेरी महबूबा ऐसी होगी, है जी, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। चलिए बात नौकरी की कर रहा हूं, कभी आप किसी और चीज की सोच लें। चलिए, पृथ्वी को इसकी बनावट के और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है भाई? इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन से हैं? एक तो ऊपर की आपकी भूपर पट्टी हो गई, एक आपकी ऊपर की भूपर पट्टी हो गई, और भूपर पट्टी के नीचे आपका हो जाता है मेंटल। या मेंटल को पागल से मत समझ लेना, मेंटल एक क्षेत्र है जो उसके नीचे वाला भाग है। और भैया उसके बाद होता है बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड होता है, मतलब इनर कोर और आपका आउटर कोर। इन्हीं के बारे में बारी बारी से जानेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कभी आप वीडियो को छोड़कर नहीं यार अभी नहीं समझ में आ रहा, आएगा भाई मित्रों। आप लोग ध्यान से दिल लगाकर किसी चीज़ को देखे तो सही। कहते हैं कि दिल से अगर भगवान को भी याद करो तो मुलाकात हो जाती है। यहाँ तो शिक्षा से जुड़ी देवी को याद कर रहे हैं। अतुल सर की कुछ बातों को याद रखना है जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। चलिए, भूपर पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भूपर पट्टी संबंधी बात देखिए। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये क्या है? सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत गहराई कितनी है? 24 किलोमीटर। जिसकी औसत गहराई कितनी है दोस्तों? 24 किलोमीटर तक है। और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। मतलब एवरेज जो गहराई है, एवरेज जो डीपेस्ट एरिया है वो आपका कितना है? 24 किलोमीटर। समुद्र के नीचे यह कम मोटी और बेसालिक भूपट्टी के रूप में है। तो ये महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक है। यानी एक बात आपको बताएं, समुद्र गहराई तक होता है तो उसके नीचे इसकी मोटाई भी कम मिलेगी। जहाँ महाद्वीप ऊंचे ऊंचे होते हैं तो वो पर क्या होता है, उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा मिलेगी। अब हिमालय पर्वत से देखा जाए तो ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, और कहीं मैरियाना गर्त से देखा जाए तो गहराई कम मिलेगी। तो दोनों चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी कि भैया ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है और गहराई वाला क्षेत्र कौन सा है। बड़े आगे चले, देखिए पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का यह भाग मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। एल्यूमिनिया कह सकते हो या एल्यूमिनियम कह सकते हैं, जैसे खनिजों से बना है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भी श्याल कहते हैं। मतलब जो ऊपर वाली जो पट्टी है इसको किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिनियम का आल ले लिया तो श्याल हो गया। यानी इसको श्याल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसको श्याल के नाम से पुकारा जाता है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार सब सिलिका कौन सा भाग है, तो सबसे बाहर वाला भाग है। या आपसे इसका जस्ट रिवर्स में करके पूछ सकता है कि पृथ्वी का सबसे बाहर वाला भाग कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा भाई? बाहर वाला भाग, भूपर पट्टी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो मेंटल की बात करेंगे। अब मेंटल की दुनिया में आ चुके हैं, देखते हैं क्या है मेंटल की दुनिया का रहस्य। चलिए, भूगर्भ में पपरपट्टी के नीचे का भाग, परपट्टी नहीं परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यानी जो भूपर पट्टी जो क्रस्ट है उसके नीचे का भाग आपका भूपट्टी कहलाता है। ठीक है, परपट्टी कहलाता है। और इसको मोह अशांतिय से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब ये मोह सिद्धांत किसने दिया ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल यानी एस्थीनोस्फीयर कहा जाता है। और एस्थीनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है इसका विस्तार? 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, बड़े आगे तो आगे देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है ना आपको तो वीडियो को शेयर जरूर करो यार। आप लोग क्या गद्दारी करते हो यार, मतलब हम लोग इतने प्यार से आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं, आप लोग छोटा सा शेयर तक नहीं दे सकते हमें। कौन सा तुमसे जमीन जायदाद मांग रहे हैं यार। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। मतलब जो ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी फटा, सपोज दैट ये ज्वालामुखी फटा और उससे ये लावा निकला। ठीक है, अब लावा तो धरती के अंदर से निकलेगा। अब चूंकि धरती के अंदर से निकला तो धरती के अंदर का भाग कैसा है इस बात की जानकारी कौन देगा? लावा ही तो देगा। तो ज्वालामुखी का विस्फोट होना भी ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका घनत्व भूपरपट्टी पर चट्टानों के रोग से अधिक है। यानी भूपट्टी मेंटल का ऊपरी भाग से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है और स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है भाई? 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूपरपट्टी या स्थलीय मंडल।
ठीक है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल की समता समाप्त हो जाता है और इसके बाद यह ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब पहले तो आपकी ज़मीन मिलेगी, उसके बाद आपका एक ठोस जगह मिलेगी। मैंने आपको बताया ये लेयर आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इस लेयर को देख लीजिएगा। ये आपका क्रस्ट वाला भाग होगा सबसे ऊपर वाला, ये अपर मेंटल हो गया, ये आपका मेंटल एरिया होगा, ये आपका लोअर मेंटल हो गया। यहाँ तक की मैं अब तक आपको कहानी बता चुका हूँ। ये जो कहानी है ये आपके अलग प्रकार की है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हमने देखा सर क्रोड क्या होता है। सर क्रोड क्या होता है, देखिए भाई, क्रोड या जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी की क्रोड को समझने में सहायता प्रदान की। ऐसा क्यों हुआ? क्रोड में उनकी मेंटल की सीमा कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितनी है भाई क्रोड की सीमा? 2900 किलोमीटर की सीमा आपको देखी जाती है। और बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड आपका ठोस अवस्था में है। मैंने अभी आपको दिखाया दो प्रकार के ठोस क्रोड दिखाए, एक आपका अपर, एक आपका मेंटल, मतलब जो सॉरी कोर जो है, एक इनर एक आउटर। तो जो आपका जो इनर वाला है वो ठोस है, जो बाहर वाला है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। इसको देखेगा, मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों को घनत्व लगभग 5, ठीक है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और तथा केंद्र में ये, चलिए हाँ देखो, तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर तक। कहाँ तक दोस्तों? केंद्र में जब जाते हैं, जब नियर में जाते हैं, अंदर जाते हैं कोर में, 6300 किलोमीटर तक की गहराई तक लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5 ग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। चलिए, इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों से बना है। किससे बना है? जो क्रोड वाला एरिया है वो भारी पदार्थों से बना है, मुख्यतः निकिल और लोहे यानी फेरम्स का बना है, इसलिए इसे नीफे के नाम से पुकारते हैं। इसको किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम नीफे के नाम से पुकारते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने संबंधी स्रोत या प्रमाण। देखिए, पृथ्वी की अप्राकृतिक साधन तो ये कहते हैं, पृथ्वी के अप्राकृतिक साधन आपके क्या कहेंगे? आपको बताएंगे। अप्राकृतिक साधन में आपका घनत्व होगा, दबाव होगा और आपका तापक्रम होगा। जब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की साक्ष्य बात करेंगे, एक आपका प्राकृतिक साधन हो जाएगा। प्राकृतिक साधन में जो ज्वालामुखी फटते हैं वो हमें बताएंगे कि अंदर क्या है, और भूकंप विज्ञान में जो भूकंप आते हैं वो हमें बताने का काम करेंगे कि सर अंदर पृथ्वी के वास्तव में एक्चुअल में है क्या। ठीक है भाई, चले बढ़े आगे। देखिए, अब बात करते हैं सर, हमने बात करी डेंसिटी की, तो सर डेंसिटी क्या है? देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आंसर करेंगे 5.5। कितना करोगे भाई? 5.5 आप लोग करेंगे आंसर, ठीक है। भूपृष्ठ यानी क्रस्ट पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका घनत्व कितना है? 3 से, घनत्व 3 से कम। 3 से कम होता है क्योंकि ऊपर क्या होता है? ज़्यादा होता है। भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व 3 से बहुत अधिक होता है, और इसके तात्पर्य है कि भूपृष्ठ की रचना हल्की चट्टानों से हुई है, और जबकि अंदर वाली चट्टानों की रचना किससे हुई है? भारी चट्टानों से हुई है। ये बात आपको किससे पता लगती है? जो आपके सामने ये दबाव और प्रेशर को देखने से पता चलता है। चलिए यहाँ आगे चलिए, देखिएगा, पृथ्वी पर ऊपरी चट्टानें नीचे स्थित चट्टानों पर दबाव डालती हैं। ये ऊपर वाली जगह है और ये नीचे वाली जगह है, इसके नीचे जो चीज़ होगी वो दबाव डालेगी। अब ऊपर वाली चट्टानें नीचे वाली चट्टानों पर दबाव डालती है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? दबाव के बढ़ने पर घनत्व बढ़ जाता है। ये आपका साइंस का फॉर्मूला कहता है। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि भूगर्भ की चट्टानों पर सर्वाधिक दबाव पड़ता होगा और इस कारण भूगर्भ में अधिक घनत्व की चट्टानें मिलती होंगी। ये अनुमान लगाया हमने कि ऊपर से जैसे दबाव पड़ा तो अंदर की जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा मिलता होगा। परंतु आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित हो पाया है कि प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे उस पर कितना भी दबाव डाला जा सके। मतलब एक ऐसा सीमा होती है, एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी बाउंड्री होती है, उसके बाद आप कितना ही दबाव डाल दो उसमें कुछ नहीं होना। जैसे एक व्यक्ति की उम्र होती है, उसको चाहे कितने बॉर्नविटा कॉम्प्लेन पिला लो, उसकी हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो ठीक उसी प्रकार इसकी एक सीमा होती है, उसमें उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां से देखिएगा भाई,
आगे ये आपको पिक्चर ही मैंने दिखाई कोर की निकाल के। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि यदि पृथ्वी की भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है तो यह स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। यानी अंदर का जो कोर है वो बहुत भारी पदार्थों से बना है, उस पर दबाव का असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे लोहा और निकेल ये भारी पदार्थ हैं। लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ धातुओं से बना है। इस तथ्य के कारण इससे पृथ्वी की चुंबकीय स्थिति भी प्रमाणित होती है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब बात करते हैं सर तापमान को लेकर। किसको लेकर? तापमान को लेकर, यानी टेम्परेचर को लेकर क्या अवधारणा है, क्या बातें हैं, जानेगा समझेगा। देखिए टेम्परेचर, भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्य रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के कारण 32 मीटर तक, कहाँ तक दोस्तों? 32 मीटर तक की गहराई तक 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। 32 मीटर तक की गहराई तक 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार 100 मीटर की गहराई तक 3 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और 10 किलोमीटर तक लगभग 300 डिग्री सेल्सियस और 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर है आप तक, 100 किलोमीटर पर आपका 3000 डिग्री सेल्सियस और 1000 किलोमीटर पर 30,000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र के भाग पर 6,378 किलोमीटर की गहराई तक 1,90,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये बात आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि होना तो ऐसा चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। सर जी जब ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? देखो भाई, अधिक तापमान के कारण केंद्रीय भाग पूर्णतः पिघला हुआ अवस्था में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से ये बात साबित हुई है कि पृथ्वी पर भूपृष्ठ के नीचे का भाग तरल अवस्था में जरूर है, परंतु आंतरिक केंद्रीय भाग जो आपका इंटरनल लेयर है, जिसे क्रोड का के रूप में जाना जाता है, वह पृथ्वी के तापीय अवस्था के बावजूद ठोस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह बनी है भारी पदार्थों से। ये किससे बनी है? यह भारी पदार्थों से बनी है। ये किससे बनी है दोस्तों? भारी पदार्थों से बनी है। आगे बढ़े, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है सर जी एक और बात को आपको बताना है। चलिए भी बताएंगे, आपकी मनसा को दूर करेंगे। भूकंप विज्ञान क्या है? सिस्मोलॉजी क्या है? चलिए भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप विज्ञान को माना जाता है। इसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों के सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी यंत्र द्वारा मापन किया जाता है और पृथ्वी के अंदर यह वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो भूकंप मापी केंद्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है और जहाँ से भूकंप उठता है उसको भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। और एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका भूकंप विज्ञान है। ठीक है, भूपृष्ठ के ठीक ऊपर का भाग जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अध्ययन किया जाता है या अनुभव किया जाता है, उसे भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं इसे। भूकंप अभिकेंद्र यानी एपी सेंटर। भूकंप के दौरान पृथ्वी को मुख्यतः 3 प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती हैं। 3 प्रकार की तरंगे कौन सी दोस्तों? एक आपके यहाँ से तरंगे आपको मिलती हैं। 3 प्रकार की तरंगे पृथ्वी के केंद्र से निकलती हैं, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई और आपकी अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर तक पहुँचने का काम करती हैं। ये कौन कौन सी तरंगे हैं, आइए इसको लेकर बात कर लेते हैं। ये तरंगे होती हैं दोस्तों आपकी 3 प्रकार की। एक आपकी पी तरंगे, एक आपकी एस तरंगे और एक आपकी धरातलीय तरंगे। एक आपकी धरातलीय तरंगे, एस तरंगे और आपका पी तरंगे। अब सर जी इनका क्या मतलब है, ये क्या होती हैं? चलिए भाई इसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए भाई, यहां से देखिए, चलो रेड कलर लेते हैं। देखिएगा, प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे जो पी तरंगों के नाम से जानी जाती हैं, पी तरंगे का संचरण वेग सबसे अधिक होता है। जो पी तरंगे होती हैं इनका जो संचरण वेग होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैसीय सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार करती है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी तरंगे हैं, वह कौन सी तरंग है,
जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण करती है, तो आपकी कौन सी होती है? पी तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आपका होती है द्वितीय तरंगे। कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, जो एस तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। एस तरंगे संचरण वेग अपेक्षाकृत पी तरंगों की तुलना में कम होता है, यानी उसके वेग से कम तेज दौड़ती हैं। एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजर सकती हैं। वो तीनों में गुजर रही थी, तीनों में से एक में गुजर रही है, ठोस में। ठीक है भाई, ये तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं। ये तरंगे कहाँ हो जाती हैं? तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं, और पी तरंगे अपेक्षाकृत कुछ देर तक पहुंचती हैं। ठीक है, चलिए भाई, तृतीयक अथवा धरातलीय तरंगे। अब जो तीसरे नंबर की तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं सर जी एल तरंगे। कौन सी होती हैं? चलिए भाई देखें, वो होती हैं एल तरंगे। अब एल तरंगों का काम क्या होता है? पहली बात तो ये कि एल तरंगों का संचरण वेग पी और एस तरंगों की तुलना में कम होता है। इन्हें सबसे धीमी जो चलती हैं वो यही चलती हैं। ये भूकंप अधिक केंद्र से उत्पन्न होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और धरातल पर सीमित रहती हैं, यानी केवल धरातल तक सीमा अगर कोई बनाती है तो वो यही है। बड़े आगे चलिए, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ये आपको बताना है होमवर्क में। ये आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित MCQs होंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।